हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अब की बार 90% पार करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी पूरे किताब के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और अगर आप सभी इस पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आसानी से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। तो आज का जो हमारा वीडियो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। और अब की बार 90% पार करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। आइए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट क्या था। आप सभी बच्चों ने जो भी प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे या मॉडल पेपर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन उसमें हर बार पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट क्या था। भाई आप सभी लोग बताओ। तो देखो, जो ये सन है 1919, ठीक ना, सन 1919 की बात है। और इसी सन में ये जो एक्ट है पारित होता है किसके थ्रू? अंग्रेज़ों के द्वारा। तो सन 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा नियम कानून जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उन्हें काले पानी की सज़ा तक भी सुनाई जा सकती थी। तो ये है हमारा रॉलेट एक्ट। अगर आप पे शक होगा तो अंग्रेज़ आपको क्या करते थे? बंदी बना करके लेकर जा करके काले पानी की सज़ा तक भी दे सकते थे या सबसे पहले तो गिरफ्तार करके जेल में बंद कर सकते थे। इतना रॉलेट एक्ट में बताया गया है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। तो इसको खिलाफत आंदोलन को चलाने के लिए दो लोग मिलकर के चलाए थे। सबसे जो पहला नाम आता है मोहम्मद अली का नाम आता है, उसके बाद शौकत अली। तो दोनों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, दोनों ने मिलकर के खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा गया है अति लघु उत्तरीय में कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। तो महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि बर्लिन का समझौता कब हुआ। तो सन 1885 ईस्वी में बर्लिन का समझौता हुआ था। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन की लघु उत्तरीय है कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं। तो किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क ही हम क्या बोलते हैं? आयात शुल्क के नाम से जानते हैं। और यह जो शुल्क होता है उस जगह लिया जाता है जिस जगह से वह चीज़ देश में प्रवेश करती है। यानी कि सीमा पर यह शुल्क ली जाएगी, बंदरगाह पे ली जाएगी या हवाई अड्डे पर यह शुल्क लिया जाता है, आयात शुल्क। तो आयात शुल्क सभी लोग समझ गए कि किसी दूसरे देश से आने वाली जो चीज़ होती है उसी पे वसूल किया जाने वाला शुल्क ही हमारा क्या होता है? आयात शुल्क हम इसे बोलते हैं। ठीक, और ये कहाँ कहाँ लगता है? सीमा पे दे सकते हो, बंदरगाह पे दे सकते हो या आप हवाई अड्डे पे इसे पे कर सकते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि मार्टिन लूथर कौन था। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अति लघु उत्तरीय में, भाई बताओ कि मार्टिन लूथर कौन था। तो आप सभी को एक लाइन में लिखना है कि धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन था? एक धर्म सुधारक था। अगला क्वेश्चन ये है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल देकर के समझाइए। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी तुरंत क्वालिफाई करूंगा, क्लासिफाई करूंगा, लेकिन बस खाली आप उससे पहले ये समझ लो कि एजेंडा 21 का संबंध क्या होता है। तो इसका संबंध होता है सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। एजेंडा 21 ये पिछली बार के प्री बोर्ड के पेपर में पूछा गया है कि एजेंडा 21 क्या है। तो सतत पोषणीय विकास है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हो। ये जो क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी बता रहा था कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक ना। तो इसको समझेंगे हम। एक बार अभी ये समझ लो कि वनों की कटाई के दो परोक्ष प्रभाव को बताइए। तो सबसे पहले सूखा पड़ जाएगा, उसके बाद बाढ़ आने की संकट हो जाती है। ठीक है। तो वन की कटाई करने से हमारे पास दो इफेक्ट हो जाता है, या तो सूखा पड़ जाएगा नहीं तो बाढ़ मतलब कि नहीं आएगी, तो बाढ़ का संभावना बढ़ जाता है यानी कि खत्म हो जाता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन ये है कि टिहरी बांध परियोजना कहाँ है। तो कहाँ है?
उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन ये है कि चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इंडिया अभी जो है पहले स्थान पे है जो कि चावल का उत्पादन करता है, पूरे विश्व की बात की जाए तो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि बॉक्साइट किस धातु का खनिज है? तो ये है एल्युमिनियम का। ये सभी क्वेश्चन अति लघुत्तरी में पूछा गया है, ठीक ना। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन को चर्चा करेंगे जो कि बोर्ड के पेपर में रिपीटेड है, उसको ध्यान समझना, बस एंड तक देखते रहना। अगला क्वेश्चन ये है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं और स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्यापार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो राज्यों व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। यानी कि राज्य में करेंगे या किसी भी इंटरनेशनल से करेंगे, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में हम कोई वस्तु का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम व्यापार कहेंगे। या आप एक देश से दूसरे देश में भी व्यापार कर सकते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? व्यापार होता है। अब समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग। कि दो देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आप सभी से बोलेगा कि स्थानीय व्यापार बताइए क्या होता है, तो एक देश के अंदर, क्या बोलेंगे? एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है, स्थानीय व्यापार कहलाता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है? याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, ये बोला गया है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तर्क दीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है। आप सभी लोग प्री बोर्ड पेपर या अर्धवार्षिक पेपर या कोई भी मॉडल पेपर के उठा करके देखोगे तो क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा, ठीक ना। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार करके जाना। क्या बोला जा रहा है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तर्क दीजिए। तो देखो, सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। टकराव का अंदेशा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा होता है या अच्छा है। तो इस तरीके से आप सभी लोग समझ सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, ठीक ना। जिसका जितना हिस्सा पड़ता है या मतलब जो भी उसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से उसका भाग दे देना चाहिए, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। तो बोर्ड के पेपर में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को हम क्या बोलेंगे? गठबंधन की सरकार बोलेंगे, ठीक ना। एक से ज़्यादा अलग अलग राजनीतिक पार्टी एक सरकार अगर मिलाने की कोशिश करेगी तो अगर सरकार बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? गठबंधन की सरकार बोलेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि दो कारण बताइए कि क्यों जरूरी है सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा गया है कई बार कि कारण बताना है, दो कारण बताना है कि सिर्फ अगर जाति के नाम पर वोट नहीं लिख सकते हैं, क्यों। तो सबसे जो पहला रीजन है ये है कि देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोग का बहुमत नहीं है। सबसे पहला तो ये रीजन है कि किसी भी संसदीय चुनाव में अगर हम बात करेंगे एक जाति का कोई बहुमत का वोट नहीं है, ठीक। और दूसरा रीजन ये है कि कोई भी पार्टी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है, ठीक ना। एक जाति का वोट अगर एक पार्टी को नहीं मिल सकता है तो दो रीजन हो सकते हैं, दोनों रीजन मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन अति लघुत्तरी क्वेश्चन है कि नेपाल की राजधानी कौन सी है या कहाँ पे है। तो नेपाल की राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू में है। कहाँ पे है? काठमांडू में है, ठीक। अब चलो अगला जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एक बार ध्यान समझते हैं कि कौन कौन समझा दिया, कौन कौन बता दिया। तो जितना क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है सारे के सारे क्वेश्चन को आप सभी को क्या करना है? तैयार कर लेना है और तैयार करके ही जाना है। एक क्वेश्चन ये है, इसको समझते हैं कि विरोधी दल से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है, भाई बताओ कि विरोधी दल क्या होता है, इससे क्या समझते हैं। तो देखो, चुनाव हारने वाला जो दल होता है शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाता है, ठीक ना। जैसे देखो पार्टी में कई मतलब चुनाव में कई पार्टियां लड़ती है, चुनाव अपना हासिल भाग लेती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई एक ही पार्टी मतलब कि चुनाव में अपना सफलता हासिल करती है। तो उसके विपक्ष में जो
पार्टी है उसको हम क्या बोलेंगे, विरोधी दल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग अलग राय भी रखते हैं कि किस मैटर पे क्या क्या करना चाहिए। ये कौन रखता है, विरोधी दल की पार्टी ही रखती है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं। तो भाई देखो, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग दे करके जो भी हम इनकम प्राप्त करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग दे करके जब देखेंगे तो जो भी हमारा प्राप्त इनकम होगा, प्राप्त आय होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक एक व्यक्ति का आय हो जाएगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन ये है कि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। एक होता है मौसमी बेरोजगारी और दूसरा होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो दोनों को इस वीडियो में समझेंगे कि मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है। समझिए कि मौसमी बेरोजगारी की वह स्थिति जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है, पूरे साल काम नहीं मिलता है लेकिन साल के कुछ महीने में ये लोग बेरोजगार रहते हैं। देखो, पूरा साल तो काम नहीं मिलेगा, जैसे मान लो यहाँ पूरे 12 महीने होते हैं तो 12 महीने में अगर 9 महीना काम मिला तो 3 महीना क्या हो गया, ये सब लोग बेरोजगार हो गए। तो 3 महीना जो ये लोग बेरोजगार रहे उसी को हम क्या बोलेंगे, मौसमी बेरोजगारी बोलेंगे। ठीक ना, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं कि प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी क्या होता है। ठीक ना, कि प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी इसको समझते हैं, ये बोर्ड के पेपरों में कई बार पूछा गया है। तो देखो कि वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में लगे हुए दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं। क्या बोलेंगे कि वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में वे बेरोजगार है। जैसे मैं यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर एक एग्जांपल की तरह समझना चाहें, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 5 लोगों के काम को 8 लोगों के द्वारा करना है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी, मान लो एक भवन का निर्माण करना है तो भवन का निर्माण करने के लिए 5 लोग इनफ है करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मतलब 3 लोग को एक्स्ट्रा रखा गया है। तो 3 लोग जो वहाँ पे एक्स्ट्रा काम करेंगे तो मतलब देखने में तो काम में लगे हुए हैं लेकिन वास्तव में उनका काम नहीं है। तो वहाँ पे जो 3 लोग लगे हुए हैं वो प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। समझ गए। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।